हेलो स्टूडेंट, आई एम रजनी गुप्ता। वेलकम टू साइंस सॉल्यूशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 4 का पार्ट 3, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, आप उसे देखना, जिससे ये पार्ट 3 का वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जिसमें मैंने कार्बन यौगिकों के ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप और उनके नाम पद्धति के बारे में समझाया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप पहले उसे देखें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। और आज हम पढ़ते हैं कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दहन। दहन, जब कार्बन के जितने भी सभी अपरूपों में जो कार्बन है वो ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा और प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश जो कार्बन और यौगिक है वो भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश को मुक्त करते हैं। मतलब इसका अर्थ है जो कार्बन जो यौगिक हैं जिन्हें हम जलाते हैं, तो जिनका हम दहन करते हैं, तो जलाने पर CO2 गैस तो निकलती है, साथ में ऊष्मा और प्रकाश भी निकलता है। क्रिया है कार्बन प्लस O2 इजिकल टू CO2, है ना। CH4 मतलब मैथेन है। ये मैथेन को हम दहन करते हैं, दहन मतलब जलाना, तो क्या बनता है CO2H2O, ऊष्मा एवं प्रकाश। इसी प्रकार CH3CH2OH एथेनॉल प्लस O2, इसका भी अपन दहन करते हैं तो CO2H2, मतलब तीनों क्रियाओं में कार्बन और प्लस उसके यौगिक हैं। तो अगर इनका हम दहन करते हैं तो क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश बाहर निकलता है। तो बच्चों, ये रटने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ लो कि हमारा जब दहन होता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो तीनों क्रियाओं में ऑक्सीजन साथ में है, ठीक है। और जब ऑक्सीजन के साथ दहन होता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब मिलेगा तो CO2 तो निश्चित निकलेगी प्लस H2O और ऊष्मा एवं प्रकाश। अब नेक्स्ट है हम देखते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप इसको समझ लो, मैंने आपको पहले भी पार्ट 2 में समझाया था। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें एकल बंध होता है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो द्विबंध और त्रिबंध वाले होते हैं। तो संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, स्वच्छ ज्वाला निकलती है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलती है। तो पेपर में कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या पीली ज्वाला किस में निकलती है, नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है। और कभी कभी जैसे अपन रखते हैं गैस पर, तो कभी कभी अपने बर्तन काले हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं, तो उसका एक रीज़न है कि जो वायु की जो आपूर्ति होती है, सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतत हाइड्रोकार्बन में कजली ज्वाला निकलती है। कजली मतलब काली ज्वाला निकलती है। तो ये पेपर में आता है। तो जैसे ही अगर गैस या केरोसिन के स्टोव में अगर वायु के लिए जो छिद्र हैं वो बंद हैं, तो वहाँ कजली ज्वाला निकलेगी। अगर पर्याप्त मात्रा वायु छिद्र जैसे खुले हुए हैं तो वह स्वच्छ नीली ज्वाला निकलेगी। तो ये प्रश्न आता है कि पीली कजली ज्वाला कब प्राप्त होती है, नीली ज्वाला कब प्राप्त होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर छिद्र बंद हैं तो अपन को कजली बर्तन काले हो जाएंगे, और अगर छिद्र जो गैस के जो छिद्र हैं या केरोसिन के स्टोव के छिद्र अगर वो खुले हुए हैं तो ज्वाला जो अपनी नीली ज्वाला हमको प्राप्त होगी। इसलिए कभी कभी अपन को बर्नर साफ करते अपन देखा होगा आपने, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट देखते हैं कि जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं या अथवा नहीं करते। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आपने कोयला और लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, तो इनकी जब ये जलते हैं तो ज्वाला के साथ नहीं जलते, धीरे धीरे जलते हैं। और फिर एक जलना जब प्रारंभ होता है, लेकिन जब अपन मोमबत्ती और गैस स्टोव को देखते हैं, LPG जलते समय क्या करती हैं, ज्वाला उत्पन्न करती हैं। लेकिन कोयला या लकड़ी तुरंत ज्वाला उत्पन्न नहीं कर, धीरे धीरे जलने के बाद जब लकड़ी जल जाती है तो लाल रंग के समान उज्ज्वल अपन को प्रतीत होती है। क्योंकि क्या होता है कि लकड़ी और तारकोल जब जलता है तो जो इसके अंदर जो बाष्पीय पदार्थ होते हैं वो बाष्पीकृत होते हैं, वो आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं, इसलिए क्या वो ज्वाला नहीं दिखती है अपन को। और गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर हमें जैसे ही शीघ्र
ज्वाला दिखाई देती है, उज्ज्वल होना प्रारंभ होता है। कभी कभी एक प्रश्न आता है कि लकड़ी और कोयले को जलाने से हमें ज्वाला प्राप्त नहीं होती, जबकि गैसीय पदार्थों को जलाने पर ज्वाला दिखाई देती है, तो क्यों? तो ये इसका रीजन है, क्योंकि जो एक बार और समझा देती हूँ, लकड़ी और तारकोल को जलाने पर उपस्थित जो बाष्पीय पदार्थ होते हैं वो बाष्पीकृत होते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ ही जलते, इसलिए हमको उनकी ज्वाला क्या दिखती नहीं है। ठीक है, जबकि मोमबत्ती और गैस स्टोव और एलपीजी जलते समय क्या करते हैं, ज्वाला के साथ ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम का निर्माण, इसको भी थोड़ा समझते हैं। कोयला पेट्रोलियम, तो कोयला पेट्रोलियम का निर्माण अपन को पता है जीवाश्म पदार्थ है, मतलब जैव मात्रा से हुआ है, मतलब जो विभिन्न जैविकीय या भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। मतलब करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व वृक्ष या अन्य पौधे, करोड़ों लाखों वर्ष पूर्व जो पेड़ पौधे वृक्ष थे वो भूकंप या ज्वालामुखी के कारण चट्टानों के नीचे दब गए और धीरे धीरे वो क्षय होकर क्या बन गए, कोयला बन गए। ठीक है, इस तरह तो कोयले का निर्माण, लेकिन पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ हुआ, समुद्र में हुआ है। समुद्र में लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधे और जीवों के अवशेष मर गए और धीरे धीरे समुद्र तल में डूब गए, बाद में किससे ढक गए, गाद से ढक गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण, प्रबल दाब के कारण तेल और गैस का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान में बन गया और फिर चट्टान में बन गया, चट्टान से ही फिर हमें क्या, तेल का, गैस का रिसाव हुआ। इस प्रकार हमें पेट्रोलियम प्राप्त हुआ। तो कोयले और पेट्रोलियम का निर्माण आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए एक प्रश्न आता है कि कोयले और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। बच्चों, मैं आपको केवल वही समझाती हूँ जो पेपर में आता है, उसी पर अपनी स्क्रीन पर फोकस भी ज़्यादा करती हूँ कि आपको रटना ना पड़े। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण क्रिया। ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन बढ़ता है। तो इस ऑक्सीकरण में क्या होता है, दहन करने पर कार्बन और यौगिक सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ये क्या है, एथेनॉल है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अपक्रिया भी होती है इसमें अल्कोहल को कार्बोक्जिलिक अम्ल में बदला जाता है। अल्कोहल, ये एथेनॉल को ही हम अल्कोहल भी कहते हैं। तो CH3CH2OH ये अपना एथेनॉल है, इसे अल्कोहल भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट और ये है पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब अपन इसको करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं, तो क्या बनता है, हमको कार्बोक्जिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस क्रिया में क्या होता है, अन्य पदार्थों में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इसलिए इन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। किन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, इनको दोनों को, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो अल्कोहल को अम्लों में ऑक्सीकृत कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्रिया है संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया क्या होती है, तो संकलन में क्या होता है, पैलेडियम या निकेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अपक्रिया को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अपक्रिया को ये क्या करते हैं, प्रभावित नहीं करते। तो एक पेपर प्रश्न आता है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, इसे प्रभावित नहीं करते। ये क्रिया है। निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अपक्रिया का क्या होता है, प्रयोग होता है। वनस्पति तेल लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु जो वसा होते हैं संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। और वैसे भी आपने देखा होगा जो पेपर में भी वाली क्रिया बहुत आती है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण की क्रिया आप लिखिए, तो ये पेपर में आती है। और वैसे भी डॉक्टर कहते हैं कि हमें वनस्पति तेल खाना चाहिए। वनस्पति तेल स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, फायदेमंद होता है। और जबकि जो जंतु वसा जो संतृप्त होता है वो कैसा होता है, फायदेमंद नहीं होता है, स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, हानिकारक होता है। इसलिए भोजन पकाने के लिए हमें असंतृप्त वसा अम्लों का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट है प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन अपक्रिया में इसमें क्या होता है, संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होते हैं अत्यधिक अनिविकृत होते हैं। इसमें क्या, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, संकलन होता है। मतलब संकलन मतलब क्या होता है, जुड़ना होता है। तो क्लोरीन क्या करता है, एक एक करके
जो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को हटा देता है। प्रतिस्थापन करना मतलब हटाना, तो ये क्या करता है, हटा देता है एक एक करके। तो इस क्रिया को हम प्रतिस्थापन क्रिया कहते हैं। एक प्रकार का परमाणु के समूह के स्थान ले लेता है, उसे हम कहते हैं प्रतिस्थापन क्रिया। तो CH4 मैथेन प्लस Cl2, तो क्या बना, मैथेन से एक H निकल गया तो प्लस एक H HCl और एक H इस मैथेन में जुड़ गया तो ये पदार्थ बना। तो इस प्रकार इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन क्रिया। नेक्स्ट है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एथेनॉल क्या होता है, तो बच्चों मैंने आपको जो पार्ट 2 में समझाया था, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप एथेनॉल का सूत्र याद करें कि एथेनोइक। ये अगर आप थोड़ा समझ लेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप को जब अपन जोड़ देते हैं तो किसी भी कार्बनिक यौग में जब हम कार्बन जो यौगिक है उनमें अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं तो उसका नाम वही हो जाता है। तो एथेनॉल क्या होता है, कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और जो एथेनॉल को ही हम एल्कोहल भी कहते हैं। ये एल्कोहल पेय पदार्थों का एक महत्वपूर्ण अवयव है। ये अच्छा विलायक भी है। इसका जो प्रयोग है टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी वस्तुओं में किया जाता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथुलन की थोड़ी सी मात्रा लेने पर ही हमको क्या आता है, नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना कैसा होता है, निंदनीय है। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी हमें घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए जब भी अल्कोहल होता है पानी मिला के लोग पीते हैं, जबकि अल्कोहल तो लेना ही नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अब मैं आपको जो समझाना चाहती कि एथेनॉल, तो ये शब्द रटने की चीज़ नहीं है। जैसे एथेन का सूत्र अपन को पता है C2H6 होता है ना। C2H6 इसे अपन कहते हैं एथेन, है ना। अब एथेन में को अपन इसको करेंगे तो इस तरीके से इसका अपन जोड़ेंगे, है ना। अब मैंने पार्ट 2 में इस तरीके से बताया था आपको। अब ये एक H यहाँ ना जोड़ तो ये अपन इसको OH से जोड़ दें, है ना। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, माने एक H को हमने OH फंक्शनल ग्रुप से इसे हटा दिया, इसे प्रकारात्मक समूह कहते हैं। ये पार्ट 2 में समझाया। तो ये सूत्र बन गया CH3CH2OH। तो इसे हमने क्या कहा, एथेनॉल, है ना। है एथेन, पर एक H को हमने OH समूह से हटा दिया फंक्शनल ग्रुप से, तो इसका नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है फॉर्मूले, ये आपको खुद याद हो जाएंगे अगर आप थोड़ा इसको समझेंगे। देखो CH3CH2OH हो गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एथेनॉल पड़ा। और सोडियम के साथ इसकी अपक्रिया करी तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, सोडियम एथॉक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक है। और इसी प्रकार एथेनॉल की अपक्रिया अपन ने पढ़ी। दूसरी क्या है, असंतर हाइड्रोकार्बन बनाने की अपक्रिया में 443 के तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है, तो हमें प्राप्त होता है एथीन। क्या प्राप्त होता है, एथीन। अब इसको भी आपको रटने की जरूरत। एथीन क्या होता है, मैंने पार्ट 2 में समझाया था। C2H4 एथीन का सूत्र होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है ना। जिसमें डबल बॉन्ड होता है तो जिस यहाँ कार्बन की संयोजकता अपन ने डबल बॉन्ड से की, तो ये द्विबंध वाला, ये पार्ट 1 में मैंने सह संयोजकता वाला बंध समझा, उस वीडियो को देखना। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, डबल बॉन्ड वाले को एथीन बोलते हैं ना। तो ये एथीन, इसलिए इसको अपन ने एथीन कहा। तो एथीन हमको प्राप्त होता है। तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी एथीन क्या है ना। तो ये आपको क्रिया आसानी से याद हो जाएगी। फिर अगला है सजीव प्राणियों में अल्कोहल का प्रभाव। तो अपन को पता ही है अल्कोहल क्या करता है, उपापचय। जो अल्कोहल अगर हम शराब पियेंगे तो क्या होगा, हमारी प्रक्रिया जो है उपापचय क्रिया धीमी हो जाएगी, तंत्र कमज़ोर हो जाएगा, मानसिक दुविधा या अंतर्बोध कम हो जाएगा, भाव सुनता है। तो व्यक्ति को राहत जरूर महसूस होती है, लेकिन उसके सोचने समझने की जो क्षमता होती है पूरी तरह से कम हो जाती है, मांसपेशियाँ बुरी तरह से प्रभावित होती हैं। एथेनॉल के विपरीत मैथनॉल की भी थोड़ी सी मात्रा ले लें तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। यकृत में मैथनॉल ऑक्सीकृत होकर मैथेनॉल में बन जाए। मैथनॉल CH4 है ना। अब इसी प्रकार मैथनॉल का सूत्र बन गया CH4, इसको एक H को हटा दो, OH ग्रुप से हटा दो तो CH3OH हो गया मैथनॉल। तो जी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएंगी।
ठीक है। तो इस प्रकार स्वास्थ्य का हानिकारक होता है। एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए मेथनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला लिया जाता है जिससे पीने योग्य नहीं रह जाए। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। कुल मिलाकर शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ईंधन के रूप में भी एल्कोहल का कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। गन्ना क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलने पर सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस सिरा बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका किण्वन करके एल्कोहल भी तैयार किया जाता है। किससे? गन्ने के रस से। कुछ देशों में एल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर स्वच्छ ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल CO2 और जल उत्पन्न करता है। तो इस पर एक प्रश्न हो सकता है कि एल्कोहल का ईंधन के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। तो एथेनोइक भी अभी आपको मैंने समझाया था, जैसे एथेन का सूत्र अपन ने पढ़ाई था, क्या होता है C2H6। अब इसके जो हाइड्रोजन को अपन COOH जिसे कार्बोक्जिलिक अम्ल कहते हैं, इससे प्रतिस्थापित कर देंगे तो एथेनोइक हो जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट में आप बताऊंगी। एथेनोइक जो अम्ल होता है इसी को हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यह कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह से संबंधित है ना। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल समूह से इस तरीके से संबंधित है, C2H6 है, तो अपन इसको इस तरीके से थोड़ा करके बता ही देती हूँ मैं आपको। J हो गया, एक CJ है ना। अब इसको पूरा COOH है ना, एक मिनट दोबारा से बताती हूँ। C है, ये H, इससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा है ना। और एक CJ है, तो कार्बोक्जिलिक अम्ल क्या होता है, ये होता है ना। तो अब इसका क्या CH3COOH हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, एथेनोइक कहते हैं, क्योंकि इसका जो फंक्शनल ग्रुप से अपन ने उसको प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक है। एसिटिक अम्ल में 3-4% विलयन को सिरका कहा जाता है। इसे अचार में परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल होता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है। ये ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियर एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल कहा जाने वाले कार्बनिक लौह के समूह का विलक्षण में इसकी जो क्या होती है, अम्लता होती है। और खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्जिलिक जो अम्ल होता है वो कैसा होता है, दुर्बल अम्ल होता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह से आयनीकृत हो जाता है। अब नेक्स्ट अपन इसकी क्रियाओं में पढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल की क्रिया में सबसे मोस्ट क्रिया आती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। ये बहुत आती है पेपर में। एस्टर जो होता है मुख्य रूप से जो एथेनोइक अम्ल होता है एथेनॉल से क्रिया करके एस्टर बनाता है प्लस H2O। एस्टर की जो गंध होती है मृद होती है। इसका उपयोग काय में किया था, इत्र बनाने और स्वाद उत्पन्न करने में के कारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जब दोबारा अपन इसका निर्जलीकरण करते हैं एस्टर का, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके जो एक क्षार है क्रिया करता है, तो इस क्रिया पे साबुनीकरण बनता है। साबुनीकरण का है क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्जिलिक अम्ल सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। इस प्रकार एस्टर को जब हम क्षार की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, साबुन प्राप्त होता है जो सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार क्षारक के साथ जो क्रिया और अभी अपन पढ़ते हैं, इसी की क्षारक के साथ क्रिया होती है। तो खनिज अम्ल की अपस एथेनोइक अम्ल जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से क्रिया करके लवण प्लस जल बनाता है, सोडियम एथेनॉइड बनाता है, सोडियम एसीटेट। तो ये पेपर में बहुत आता है बच्चों। इसके बाद अपन देखते हैं साबुन की जो है सोडियम जो एसिटिक जो ये कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया किसकी, एथेनोइक अम्ल की। एथेनोइक अम्ल मैंने आपको समझा दिया, ये सोडियम कार्बोनेट है और जो सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसकी क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है अपन को, सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है प्लस H2O प्लस CO2। ये भी क्रिया पहले भी पढ़ी थी आपने दूसरे तीसरे चैप्टर में। एक क्रिया भी बहुत आती है, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट सोडा होता है, खाने का सोडा, उसका सूत्र है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं साबुन और अपमार्जक। तो साबुन आपने देखा हो, जैसे अपन कपड़े पर साबुन लगाते हैं तो जो कपड़े की गंदगी होती है वो साफ़ हो जाती है। क्यों हो जाती है, यहाँ डिस्कस करते हैं। साबुन में अगर तेल है, कपड़े पर तेल है, तो तेल क्या होता है, पानी में अघुलनशील होता है। साबुन के जो अणु
लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। जब ये अपन ने पहले ही पढ़ा है, साबुन जो अपन कपड़े धोने का साबुन लेते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो आयनिक भाग होता है जल से कार्बनिक श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करता है। इस कारण साबुन के अणु मिसेल जैसी संरचना बनाते हैं, जहाँ अणु का एक सिरा तेल कण की ओर और आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। ये चित्र दिख रहा है आपको, एक सिरा इसका तेल से है और एक सिरा बाहर की ओर, आयनिक सिरा बाहर की ओर। मिसेल की संरचना है, पेपर में बहुत आती है, इसे भी आप कर लेना अच्छे से। इसकी डिटेल स्टडी अपन यहाँ पढ़ते हैं। मिसेल क्या होता है, तो मिसेल में क्या होता है, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न अलग अलग गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। तो चित्र में बताया है जलरागी जल विरागी। ये आप देख लो, ये कपड़ा है, कपड़े पे चिकनाई लगी हुई है, चित्र से आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जो जलरागी सिरा, एक जल विरागी सिरा। जलरागी जो सिरा है वो मतलब आयनिक सिरा है, और जल विरागी मैल से जुड़ा हुआ है ना। मैल से जुड़ने के बाद धीरे धीरे क्या होता है, इस तरीके से जुड़ता जाता धीरे धीरे मैल का जो टुकड़ा है, देखो ये अलग होता दिख रहा है, यहाँ पूरी तरह से अलग हो गया है। मैल का टुकड़े के चारों तरफ ये साबुन के कण लग चुके, इसी को अपन कहते हैं मिसेल। ठीक है, इस पेपर में बहुत आता है। इस संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है। तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्रित हो जाता है। मिसेल विलयन में कॉलाइड के रूप में बने रहते। आयन कण विकर्षण के कारण अपक्षेपित नहीं होते। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल आसानी से हटाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कभी कभी हम नहाते समय हम देखते हैं कि कोई साबुन लगाते तो झाग नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्यों इसलिए नहीं बनता क्योंकि जो साबुन होता है कठोर जल में उपस्थित, वो जल जो होता है कठोर होता है, तो साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम लवण से क्या क्रिया कर लेता है। ऐसे में अधिक मात्रा में हमें साबुन का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है। अगर इसी जगह हम अपमार्जक का उपयोग करें तो इस समस्या से निपट सकते हैं। अपमार्जक क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक और लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं, जो क्या करते हैं, जो क्या इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते और ये कठोर जल में प्रभावी बने रहते हैं। इसलिए सामान्यतः अपमार्जकों का प्रयोग शैम्पू और कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में किया जाता है। मतलब आपने कभी कभी देखा होगा कहीं कहीं खारा पानी होता है तो वहाँ जो साबुन होता है झाग नहीं देता और साबुन बहुत लगाना पड़ता है, तो उसका रीज़न यही है यहाँ पर। तो बच्चों ये चैप्टर पूरा हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई भी टॉपिक या कोई भी शब्द अगर आपको समझ में नहीं आया उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। लाइक करें, शेयर करें, घर पर रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।